एक बार पुनः आप सभी का बेटा हार्दिक स्वागत है BDS यूट्यूब चैनल पर। देखिए बेटा, हम जो आज क्लास लेकर आए हैं ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास, ठीक है बेटा। और 11th क्लास की ज्योग्राफी में जो पिछली वीडियो हमारी रही थी, मैंने आपको बेटा वहाँ बता दिया था कि हम एक भूगोल को याद रखना बेटा एक सामान्य परिचय के रूप में पढ़ रहे थे। समझ में आ गया? भूगोल का अध्ययन जो है हम इकाई के रूप में कर रहे थे, एक सामान्य अध्ययन के रूप में कर रहे थे। कहीं तो एक भूगोल का सामान्य परिचय जो हम पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय थोड़ा हमारा अधूरा पड़ा हुआ है बेटा ना। पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें सामान्य परिचय को हमने थोड़ा सा ही क्लियर किया है, उसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं दोहरा दूँ बेटा कि भूगोल जो है मैंने आपको बताया था ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा की याद रखना बेटा जियोग्राफी का, किसका? जियोग्राफी का। समझ में आ गया? भूगोल शब्द जो है याद रखना बेटा अंग्रेजी वर्ड है GEOGRA, ठीक है, और PHY। ज्योग्राफी का याद रखिएगा बेटा क्या है? हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। अब सुनिए बेटा आगे कि ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है और भूगोल शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ में आ गया? और ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में आपको क्या निकालना है कि ज्योग्राफी जो है ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था बेटा, जिसमें एक तो होता है जियो और एक हो जाता है बेटा क्या? ग्राफी। क्या हो जाता है? ग्राफी, ठीक है। जिसमें जियो का अर्थ बराबर क्या होता है बेटा? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ बराबर अगर अपन निकालें तो क्या हो जाता है बेटा? अध्ययन करना। क्या हो जाता है? अध्ययन करना, ठीक है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर, है ना, काई के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बराबर काई का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेटा भूगोल के जनक कौन हैं? हेकेटियस हैं। कौन हैं? हेकेटियस हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ बेटा आगे, सुनना ध्यान से, है ना, कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा ना, इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। क्लियर कर दिया मैंने आपको पहले, है ना बेटा। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। समझ में आ गया? भूगोल विषय पर या ज्योग्राफी पर, समझ में आ गया, या भूगोल पर प्रथम पुस्तक, समझ में आ गया, किसके द्वारा लिखी गई? इन्हीं के द्वारा लिखी गई। या कहें तो बेटा भूगोल पर प्रथम पुस्तक जो थी उसका नाम था ज्योग्राफिया। क्या नाम था? ज्योग्राफिया। इरेटोस्थनीज की कृति है। समझ में आ गया? या इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको बेटा ये भी बता दिया है कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन हैं? आधुनिक भूगोल के, अब लिख लो भले आप यहाँ से मेरे साथ साथ, है ना, कि आधुनिक भूगोल के, लिखना बेटा अगला प्रश्न, आधुनिक भूगोल का जनक बतलाइए। आधुनिक भूगोल का जनक बतलाइए। अब लिखो मेरे साथ साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। 11th आर्ट्स वाले बच्चे, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक बराबर लिखना बेटा एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट। एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट। और निकाल देना बेटा ये कहाँ से हैं? जर्मनी से। कहाँ से हैं? जर्मनी से। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा यहाँ जब बात आती है, मैंने आपको पहले बता दिया बेटा कि भूगोल के जनक कौन हैं। तो भूगोल के जनक बराबर कौन है? हेकेटियस। कौन है बेटा? हेकेटियस, ठीक है। बात यहाँ जब अगर ये भी आ जाती है तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि कौन सा भूगोल? व्यवस्थित भूगोल। कौन सा भूगोल? व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल के जनक बराबर कौन है बेटा? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। समझ में आ गया? और जो कि कहाँ से बताए थे मैंने आपको? सार्ड्रेन से। कहाँ से हैं? सार्ड्रेन से, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, है ना। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है भाई? मैंने बता दिया आपको पहले भी, है ना, इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज, ठीक है। और इरेटोस्थनीज जो है बराबर कहाँ से हैं? सार्ड्रेन से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सार्ड्रेन से। आ जाएगा? तो व्यवस्थित भूगोल के जनक बराबर कौन हो गए? इरेटोस्थनीज। और भूगोल के जनक कौन हो गए? हेकेटियस। उसके बाद में मैंने आपको बताया बेटा आगे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है, जो कि कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं, ठीक है। इसी क्रम में आप एक अगला प्रश्न जोड़ना बेटा। क्या जोड़ोगे? जोड़ना आपको ये है बेटा, अगला प्रश्न आपको ये जोड़ना है, सीधा सीधा प्रश्न है, मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको, है ना, सुनना ध्यान से, कि प्रश्न ये है बेटा कि आराम कुर्सी वाला, कौन सा बेटा? आराम कुर्सी वाला या आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी गई है? सुनना प्रश्न को ध्यान से कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता
की संज्ञा किसे दी गई है ना। तो आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता, तो आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा देखना बेटा किसे दी गई है, कार्ल, मैं लिख दिया आप नाम, आपको देखना बेटा क्या लिखा हुआ है ना, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, ठीक है। और ये भी याद रखना बेटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आ जाएगा, उतार लो यहाँ तक। इसके बाद में अगला देखना बेटा, सर्वप्रथम मापक के आधार पर, सर्वप्रथम काय के आधार पर, मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया। सर्वप्रथम अगला लिखना बेटा, काय के आधार पर, मापक के आधार पर, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखाचित्र, विश्व का रेखाचित्र कह दो या मानचित्र कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। देखना बेटा काय के आधार पर, सर्वप्रथम मापक के आधार पर, काय के आधार पर, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र जो है याद रखना बेटा किसके द्वारा बनाया गया, एनेक्जी मेंडर, मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे है ना। तो किसके द्वारा बनाया गया, उतारना आंसर बेटा एनेक्जी मेंडर, क्या आएगा भाई, एनेक्जी मेंडर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न लिखते रहो आप तो कंटिन्यू है ना। अगला प्रश्न बन जाता है बेटा, विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता, ठीक है। और यहाँ बराबर कौन आएगा, लिख देना आंसर, मार्टिन बेहम, कौन आएगा, मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता बराबर कौन आ जाता है, मार्टिन बेहम। अगला प्रश्न ऐड करना बेटा, संसार का सबसे प्राचीनतम मानचित्र, संसार का सबसे प्राचीनतम मानचित्र बराबर लिख देना बेटा काई का है, बेबीलोन का। अब सुनना बेटा कि जो हमने 12वीं क्लास के लिए ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट की थी, तो 12वीं के चैप्टर तो बाद में स्टार्ट हुए, जो सिलेबस के चैप्टर हैं वो तो बाद में स्टार्ट किए थे मैंने, है ना। लेकिन उनको भी यही टॉपिक यानी कि भूगोल का एक सामान्य परिचय ही मैंने उनको पढ़ाया था, क्योंकि हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसका एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो होता है वो हमारे पास में होना चाहिए। समझ में आ गया, सामान्य परिचय क्या है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है भूगोल का। समझ में आ गया, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बेटा बेसिक हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन से विषय के संदर्भ में, भूगोल विषय के संदर्भ में। बात आ गई। तो ये प्रश्न चाहे भले ही देखना बेटा है ना, जो 12th को पढ़ाए गए हैं वही प्रश्न आपके लिए यहाँ रिपीट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि 12th की जो भूगोल है वहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके लिए जो बेसिक बनेगा वो भी यही है। और 11th क्लास में जो ज्योग्राफी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ में आ गया, उनके लिए भी बेसिक यही जरूरी है, वही प्रश्न बनते हैं बार बार। समझ में आ गया। तो देखना बेटा, आधुनिक भूगोल का जनक बराबर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, समझ में आ गया, कहाँ से हैं, जर्मनी से। सर्वप्रथम अगला देखना बेटा प्रश्न, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो निकाल देना बेटा किसके द्वारा बनाया गया, लिख दिया मैंने आपको आंसर वहाँ पे, एनेक्जी मेंडर आ गया। उसके बाद में अगला देखना बेटा, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम आ गया। उसके बाद में अगला प्रश्न बेटा हमारा नीचे देखना बेटा, संसार का सबसे प्राचीनतम रेखा मानचित्र किसका है, बेबीलोन का। किसका है, बेबीलोन का। भूगोल के जनक कौन हो गए, हेकेटियस। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, एरेटोस्थनीज साड्रेन से। इसके अलावा आराम कुर्सी वाला, ध्यान दीजिए ना, यहाँ प्रश्न क्या बनाया था मैंने आपको ना, कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी जाती है ना। तो आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी गई है, कार्ल रिटर को। किसको दी गई है, कार्ल रिटर को। समझ में आ गया। और कार्ल रिटर जो है बेटा, कार्ल रिटर जो है ये कहाँ से हैं, जर्मनी से। कहाँ से हैं, जर्मनी से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बेटा इसी क्रम में, है ना, कि भारत का प्रथम रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया। भारत का प्रथम मानचित्र, भारत का प्रथम मानचित्र या याद रखना बेटा क्या, रेखाचित्र कब और किसने बनाया, कब और किसने बनाया। ठीक है। तो भारत का सबसे पहले रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया, 1752 में। समझ में आ गया, 1752 में
किसने बनाया, उनका नाम है एनविले। एनविले मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, है ना। तो देखना बेटा कि हमारा आंसर क्या निकलेगा, एनविले ने बनाया था और 1752 ईस्वी में बनाया था, ठीक है ना। तो आंसर लिख देना बेटा इस वाले प्रश्न का, 1752 ईस्वी में एनविले द्वारा, ये लो साहब, यानी कि भारत का सबसे पहले रेखा चित्र किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया। तो आंसर सीधा सीधा है बेटा, इधर देखना। तो भारत का रेखा मानचित्र जो आप देखते हैं, भारत का रेखा मानचित्र देखते हैं, ये भारत का रेखा मानचित्र जो है सबसे पहले याद रखना बेटा 1752 ईस्वी में, यहाँ देखना बेटा किसके द्वारा बनाया गया था, एनविले के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिए बेटा ना, कि भारत के रेखा मानचित्र को, किसके मानचित्र को, भारत के रेखा मानचित्र को सबसे पहले वर्ल्ड के रेखा मानचित्र पर, समझ में आ गया, या भारत के रेखा मानचित्र को, या भारत को सबसे पहले वर्ल्ड के रेखा मानचित्र पर किसने दर्शाया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, है ना। दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनना बेटा ना, कि काई के मानचित्र को, भारत के रेखा मानचित्र को, या कहें तो बेटा भारत को, समझ में आ गया, काई पर, वर्ल्ड के या संसार के रेखा मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया, समझ में आ गया, या किनके द्वारा दर्शाया गया, किसको, भारत को, काई के रेखा मानचित्र पर, वर्ल्ड के रेखा मानचित्र पर, समझ में आ गया, किनके द्वारा दर्शाया गया। तो आंसर आएगा बेटा टॉलमी, क्या आएगा, टॉलमी। तो मैं प्रश्न भी बनाता हूं और आपको आंसर भी लिख देता हूं, ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। तो लिखना अगला प्रश्न बेटा सीधा सीधा है कि भारत को सबसे पहले, ठीक है, भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र या रेखाचित्र, बात एक ही है ना। तो भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर या काई पर, रेखाचित्र पर किसने दर्शाया। तो इसका आंसर लिख देना बेटा, ये आएगा आपको, मैंने लिख दिया यहाँ पे टॉलमी। क्या आएगा, टॉलमी लिख दिया मैंने आपको पहले। क्या आएगा आंसर, टॉलमी। उतारो यहाँ तक, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, टॉलमी। अगला लिखना बेटा, अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे। अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क द्वारा बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलीय है। कैसा है, गोलीय है। तो किन्होंने, अरस्तु ने सबसे पहले बताया, या काई के द्वारा बताया बेटा, तर्क द्वारा बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलीय है। ये लिखनी है मैं ना। तो अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क द्वारा, समझ में आ गया बेटा, बताया कि पृथ्वी का आकार, लिख देना बेटा आगे, पृथ्वी का आकार गोलीय है। यहाँ तक उतार लो कि पृथ्वी का आकार कैसा है बेटा, गोलीय है। उतार लो। देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि हमारे कौन कौन से प्रश्न यहाँ निकल कर आए हैं, है ना बेटा। तो आधुनिक भूगोल का जनक बराबर कौन है, अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट। कौन है बेटा, अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, समझ में आ गया, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। आ गया। भूगोल के जनक बराबर हेकेटियस, व्यवस्थित भूगोल के जनक बराबर इरेटोस्थनीज साल्ट्रेन से। आ गया। इसके अलावा इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम बराबर क्या है, मैंने बताया था ना आपको, ज्योग्राफिया। क्या है बेटा, ज्योग्राफिया, ठीक है। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का रेखा मानचित्र किसने बनाया, यहाँ जाएगा आंसर बेटा आपका एनेक्जिमेंडर। आ गया। उसके बाद में संसार का सबसे प्राचीनतम रेखा मानचित्र किसका है बेटा, आ जाएगा बेबीलोन। क्या जाएगा, बेबीलोन, ये लिखा हुआ आज आ गया। इससे पहले प्रश्न क्या था कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। कौन है बेटा, मार्टिन बेहम। भारत को सबसे पहले विश्व के रेखा मानचित्र पर, भारत को सबसे पहले विश्व के रेखा मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो आंसर आएगा टॉलमी। क्या आएगा, टॉलमी। भारत का सबसे पहले रेखा मानचित्र कब और किसने बनाया, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1752 में। ये लिखा हुआ मैंने आपको, है ना, 1752 ईस्वी में किसके द्वारा, एनविले के द्वारा। किसके द्वारा, एनविले के द्वारा भारत का रेखा मानचित्र बनाया गया। क्लियर। इसके अलावा अगला प्रश्न बेटा,
कि अरस्तु वो प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क द्वारा सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलीय है। कैसा है बेटा, गोलीय है। ठीक है ना, तो यहाँ तक उतार लेना बेटा आप, है ना। इसके अलावा आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा किसे दी जाती है, कार्ल रिटर को दी जाती है। समझ में आ गया। एक चीज और कि 19वीं सदी में, कौन सदी में, 19वीं सदी में भूगोल को याद रखना बेटा एक कैसे विषय के रूप में मान्यता मिली, एक स्वतंत्र विषय के रूप में बराबर क्या मिली, मान्यता मिली। ये बात भी हमें लिखनी है। समझ में आ गया। तो एक बात और लिखना बेटा नीचे नीचे, क्या लिखोगे कि 19वीं सदी में भूगोल को, लिखना हूं मैं ना बेटा, 19वीं सदी में, 19वीं सदी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। एक स्वतंत्र विषय के रूप में बराबर क्या मिली बेटा, मान्यता मिली। ये प्रश्न और ऐड करना आपको। क्या प्रश्न ऐड करना है कि 19वीं सदी में भूगोल को याद रखना बेटा एक कैसे विषय के रूप में मान्यता मिली, याद रखिएगा बेटा एक स्वतंत्र विषय के रूप में बराबर क्या मिली, मान्यता मिली। ठीक है। कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाता है कि भारत की खोज, है ना, भारत की खोज कब और किसके द्वारा की गई, है ना। तो भारत की खोज जो है रखना बेटा 1498 में, समझ में आ गया। 1498 में याद रखना बेटा वास्को डी गामा, किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा याद रखना बेटा की गई। समझ में आ गया। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। कौन था, एक पुर्तगाली यात्री था जिसके द्वारा याद रखना बेटा भारत की क्या की गई, खोज की गई। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका की खोज भी याद रखना बेटा कब, 1498 में ही याद रखना, यहाँ किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। समझ में आ गया। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ठीक है। चीन की खोज, चीन की खोज मार्को पोलो के द्वारा, किसके द्वारा, मार्को पोलो के द्वारा 1271 में की गई। कब की गई, 1271 में की गई। आ जाएगा। यहाँ तक जो है आपको निकाल के रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रख सको तो याद रख लेना बेटा कि एक देश और है ऑस्ट्रेलिया और एक और है बेटा न्यूजीलैंड। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों देशों की खोज भी याद रखना बेटा, ना, किसके द्वारा, नीदरलैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है तस्मान। समझ में आ गया। नीदरलैंड से बिलोंग करते थे जिनका नाम क्या है, तस्मान। मैं लिखा दूंगा आपको इन प्रश्नों को, है ना। तो तस्मान के द्वारा याद रखना बेटा ऑस्ट्रेलिया और किसकी, न्यूजीलैंड की बराबर क्या की गई, खोज की गई। और कब की गई थी, ये भी याद रखना बेटा 1642 में। कब की गई थी, 1642 में। ठीक है। अब यहाँ तक के जो मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, है ना बेटा, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, अपनी फेयर कॉपी बना लेना बेटा। ठीक है। क्योंकि ये क्लास तो डिस्टर्ब होती रहती हैं ना, कभी तो ओपन हो जाती है, कभी बंद हो जाती हैं, है ना। कभी हमें ऑनलाइन आना पड़ता है, कभी ऑफलाइन रह करके आपको पढ़ाना पड़ता है। आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ ना बेटा। जो सारे टॉपिक अब मैंने आपको करा दिए हैं, समझ में आ गया। फेयर कॉपी बना लेना और फेयर कॉपी में इन सारे प्रश्नों को उतार लेना। मैं चेक भी कर सकता हूँ बेटा, है ना। तो इनको उतार लेना आप कंप्लीट, जैसे जैसे मैंने आपको प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्नों को उतार लेना यहाँ तक। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार कंप्लीट। उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड साफ करूँगा बेटा, यहाँ से क्लियर करूँगा ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। उतार लेना आप, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होगा बेटा कि हम इन्हीं प्रश्नों को पढ़ाते रहेंगे। जब भी आप यहाँ लगभग आओगे, है ना, ऑफलाइन क्लास के अंदर आओगे, जब स्कूल खुलेंगे, तो ये थोड़ी है कि बेटा अपन इन्हीं को कराते रहेंगे। भाई अपन को अपना सिलेबस भी आगे पकड़ना है बेटा, है ना। सिलेबस भी टाइम पे हमें कवर करना है कि नहीं करना है, करना है। समझ में आ गया। तो कम से कम जितना हमसे हो जाए बेटा उतना बढ़िया है, ताकि हम अपने टॉपिक पर जल्द से जल्द आ जाएँ। समझ में आ गया। तो ये तो एक बेसिक जानकारी चल रही है भूगोल के बारे में। एक भूगोल का कहें तो एक सामान्य परिचय चल रहा है। एक भूगोल का जो है बेटा आधार निकाल रहे हैं कि एक जनरल जीके के प्रश्न क्या बनते हैं, कि भूगोल विषय को अटेम्प्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें भूगोल विषय के संदर्भ में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। यहाँ तक उतार लेना बेटा, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है। देखना बेटा, अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ बेटा आपको। मैंने शायद बता दिया होगा आपको कि परंपरा के आधार पर, किसके आधार पर, परंपरा के आधार पर भूगोल को याद रखना बेटा कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है ना। तो परंपरा के आधार पर भूगोल को देखना बेटा कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 2 शाखाओं में बांटा गया है। यानी कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं। समझ में आ गया। भूगोल की कितनी मुख्य शाखाएं हैं बेटा, 2 मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है ना। तो भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान देखना बेटा कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो देखना बेटा, मैंने आपको बता दिया है प्रश्न में से, है ना। काय के आधार पर बेटा, परंपरा के आधार पर, काय के आधार पर,
परंपरा के आधार पर देखना बेटा भूगोल की शाखाएं, है ना। तो परंपरा के आधार पर देखना बेटा, परंपरा के आधार पर जब अपन क्या निकालेंगे, भूगोल की शाखाएं, क्या निकालेंगे, परंपरा के आधार पर जब अपन निकालेंगे बेटा भूगोल की शाखाएं, ठीक है ना। और भूगोल की शाखाओं को मैंने आपको बताया था बेटा कि परंपरा के आधार पर भूगोल की शाखाओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। तो परंपरा के आधार पर जब भूगोल की शाखाओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, ठीक है ना। तो इधर निकाल दो बेटा, आ गया जैसे भौतिक भूगोल, क्या आ गया भाई, भौतिक भूगोल, भूगोल की एक शाखा तो ये हो गई। और इसके निकाल देना बेटा जनक कौन है, पोसिडोनियस, पोसिडोनियस, ठीक है। भूगोल की दूसरी शाखा बराबर निकल के आती है बेटा मानव भूगोल, कौन सी आती है, मानव भूगोल। और मानव भूगोल के जनक कौन हैं, निकाल देना बेटा फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल की भी याद रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। आगे प्रश्न ये है कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम, किसका नाम बेटा, कि फ्रेडरिक रेडजेल की देखना बेटा शिष्या का नाम, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, नज़र आ भी रहा है बेटा, कुमारी सैंपुल ईसी, क्या जाएगा, कुमारी सैंपुल ईसी, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या है उसका नाम क्या है, कुमारी सैंपुल ईसी, ठीक है। और कुमारी सैंपुल ईसी की भी, है ना, कुमारी सैंपुल ईसी की भी याद रखना बेटा, काई का नाम, पुस्तक का नाम, काई का नाम, पुस्तक का नाम, ठीक है। तो कुमारी सैंपुल ईसी की भी याद रखना बेटा, पुस्तक का नाम बराबर है बेटा इन्फ्लुएंसेज ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। देखो बेटा, ये प्रश्न भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है। मानव भूगोल, भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई बेटा भौतिक भूगोल और एक हो गई मानव भूगोल, ठीक है ना। एक तो हो गई भौतिक भूगोल और एक हो गई बेटा मानव भूगोल, ठीक है ना। अब देखना बेटा, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पोसिडोनियस, कौन है बेटा, पोसिडोनियस। जो भूगोल की हमने दूसरी शाखा निकाली है मानव भूगोल, इसके जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, जो भी कहाँ से हैं, जर्मनी से, समझ में आ गया, कहाँ से हैं, जर्मनी से। निकाल देना, निकालना चाहो तो, है ना। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, कई बार 12th बोर्ड के एग्जाम में पहला प्रश्न यही आ जाता है ना। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बराबर क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, मैंने लिखा हुआ है, आप देख लेना आराम से, है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं, इनकी शिष्या का नाम, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बराबर आएगा बेटा कुमारी सैंपुल ईसी, क्या आएगा, कुमारी सैंपुल ईसी। और कुमारी सैंपुल ईसी की भी याद रखना बेटा, अगला प्रश्न हमें निकालना है, काई का नाम बतलाइए, पुस्तक का नाम बतलाइए। तो कुमारी सैंपुल ईसी की पुस्तक का नाम है, थोड़ा बड़ा जरूर है ना, क्या है देखना बेटा, कि इन्फ्लुएंसेज, ये लिख दिया, इन्फ्लुएंसेज ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंसेज ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये किसकी पुस्तक का नाम है, बोलो बेटा, कुमारी सैंपुल ईसी की पुस्तक का नाम है। और कुमारी सैंपुल ईसी कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल की बराबर कौन है, शिष्या है, कौन है बेटा, शिष्या है, ठीक है। देखना बेटा कि भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, भूगोल की वह क्या है बेटा, शाखा है जिसके अंदर देखना बेटा, मैंने आपको बताया था एक दिन क्लास में कि स्थलमंडल, ठीक है भाई, स्थलमंडल, जलमंडल, ठीक है। इसके अलावा याद रखना बेटा, इसी भूगोल की शाखा में वायुमंडल, किसका बेटा, वायुमंडल, वे याद रखना बेटा, काई का, जैव मंडल का, काई का, जैव मंडल का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, काई का, जैव मंडल का बराबर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल की वह शाखा, है ना। अगर कोई आपसे यूँ पूछे कि सर ये भौतिक भूगोल क्या होता है, कि भौतिक भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन किया
जाता है। तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का क्या किया जाता है बेटा, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें पर्वतों, पठारों, मरुस्थल, नदियों, झीलों, महासागरों, समझ में आ गया, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, समझ में आ गया, महासागरीय धाराओं का, प्लेट विवर्तनिकी का, या कहें तो बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। समझ में आ गया? इन सारी चीज़ों का याद रखना बेटा। जिस भूगोल की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल कहा जाता है। जबकि मानव भूगोल के अंदर याद रखना बेटा, अध्ययन करने के लिए केंद्र में, समझ में आ गया, अध्ययन करने के लिए केंद्र में याद रखना बेटा किसको रखा जाता है, मानव को रखा जाता है। केंद्र में अध्ययन करने के लिए किसको रखा जाता है, मानव को रखा जाता है। कौन सी भूगोल में, मानव भूगोल में। कौन सी भूगोल में, मानव भूगोल में। इसके अलावा मानव का वातावरण के साथ समायोजन, समझ में आ गया, मानव का वातावरण के साथ समायोजन, मानव के द्वारा अपने रहने के लिए क्या बनाए जाते हैं, अधिवास बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? ये कहते बेटा मानव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। समझ में आ गया? अधिवासों को बनाने के लिए जो निर्माण सामग्री काम में ली जाती है, मानव के रहन सहन, मानव के खान पान, मानव की भाषा बोली, मानव के रीति रिवाज आदि, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन याद रखना बेटा कौन सी भूगोल की शाखा में किया जाता है, भूगोल की मानव भूगोल की जो शाखा बनती है, समझ में आ गया, या मानव भूगोल जो बनता है उसके अंदर इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ लिख देना बेटा, थोड़ा सा लिखना चाहो तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जहाँ मानव की, याद रखना बेटा किनका, मानव के विभिन्न प्रकार के, याद रखना बेटा, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है ना। तो लिखना चाहो तो लिख देना बेटा, मानव भूगोल के अंदर मानव की देखना बेटा काई का, क्रियाकलापों का, किनका भाई, मानव की क्रियाकलापों का। ठीक है, और मानव की क्रियाकलापों का बराबर क्या किया जाता है, बोलो बेटा, अध्ययन किया जाता है। मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो मानव भूगोल के अंदर मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के लिए मानव को केंद्र में रखा जाता है। समझ में आ गया? जबकि भौतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको इधर बताया था अभी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आदि का बराबर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए बेटा, आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अच्छा, आगे देखना बेटा। ठीक है, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना बेटा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको ना, अगला जो प्रश्न है उसको भी आपको याद रखना है कि भूगोल की दो शाखाएं तो कौन कौन सी हैं, भूगोल की दो मुख्य प्रधान शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है भौतिक भूगोल और एक कौन सी है बेटा, मानव भूगोल। ठीक है, अब आगे चलकर है ना इन दोनों भूगोल की याद रखना बेटा शाखाओं को भी याद रखना काय में बांटा गया है, उपशाखाओं में बांटा गया है। ठीक है ना, उपशाखाएं। तो मानव भूगोल की भी क्या बतलाइए, उपशाखाएं बतलाइए, और ऐसे ही भौतिक भूगोल की भी क्या बतलाइए, उपशाखाएं बतलाइए। ठीक है ना। तो देखना बेटा, यहाँ बात मैं काय की कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उपशाखाओं की। काय की बात कर रहा हूँ, उपशाखाओं की। तो ध्यान दीजिए बेटा, मानव भूगोल की निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले ना। तो देखना बेटा, मानव भूगोल की, समझ में आ गया, और मानव भूगोल की जब बात आती है बेटा, उपशाखाएं, समझ में आ गया, मानव भूगोल की बराबर क्या, उपशाखाएं। तो निकालना बेटा, उपशाखाएं मैं नीचे ही निकाल रहा हूँ ना, कौन सी भूगोल की, मानव भूगोल की। तो देखना बेटा, मानव भूगोल की पहली उपशाखा बराबर बन जाती है, इसका नाम है बेटा सांस्कृतिक भूगोल। कौन सी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। दूसरा निकालना बेटा बन जाता है, इसका नाम है राजनीतिक भूगोल। क्या बन जाता है बेटा, राजनीतिक भूगोल। तीसरा निकालिए बेटा, बन जाता है जिसका नाम है अधिवास भूगोल। क्या बन गया बेटा, अधिवास भूगोल। ठीक है, चौथा निकालिए बेटा, इसका नाम बन जाता है आर्थिक भूगोल। क्या बन जाता है बेटा, आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अलावा एक और उपशाखा निकाल लेता हूँ मैं आपको, पांचवी, इसका नाम बन जाएगा बेटा जनसंख्या भूगोल। क्या बन जाएगा, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, और भूगोल की प्रत्येक जो उपशाखा आपने यहाँ निकाली है उसके अंदर रखना बेटा अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंदर। कौन सी भूगोल के अंदर, सांस्कृतिक भूगोल के अंदर। राजनीतिक भूगोल, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था, समझ में आ गया, जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं, समझ में आ गया, उन सारी चीज़ों का अध्ययन बराबर कहाँ किया जाता है, राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। अधिवास भूगोल,
मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या बनाता है, समझ में आ गया, अधिवास बनाता है। समझ में आ गया, क्या बनाता है बेटा, अपने रहने के लिए आवास बनाता है। अपने जितने भी मानव की अर्थ बेटा, जितनी भी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उनको क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या बनाता है, आवास बनाता है। उनका अध्ययन बराबर कहाँ किया जाता है, अधिवास भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, क्षेत्रक, व्यवसाय, समझ में आ गया, का अध्ययन बराबर कहाँ किया जाता है, आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और जनसंख्या भूगोल कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले लोग जो हैं, समझ में आ गया, तो वहाँ का लिंगानुपात क्या है, वहाँ की साक्षरता क्या है, वहाँ के अंदर यार बेटा आयु वर्ग में कौन कैसे कैसे लोग रहते हैं, 0 से 14 में क्या पोजीशन है, समझ में आ गया। 14 से बाद में बात करें तो 15 से 59 में आयु वर्ग में, समझ में आ गया, कितने लोग आते हैं और वो कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, और 59 से अधिक आयु वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं और वो क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा जनघनत्व की भी बात की जाती है, समझ में आ गया, पुरुष साक्षरता की बात की जाती है, महिला साक्षरता की बात की जाती है, काई के अंदर, जनसंख्या भूगोल के अंदर, समझ में आ गया। इधर देखना बेटा, भौतिक भूगोल की अब निकालते हैं अपन उपशाखाएं, क्या निकालते हैं, उपशाखाएं, है ना। देखना बेटा, उपशाखाएं, उपशाखाएं भौतिक भूगोल की, तो देखना बेटा, पहला है जिसका नाम है भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। भू आकृतिक विज्ञान कि धरातल का स्वरूप कैसा है, और धरातल का स्वरूप जो है यार बेटा सर्वत्र कैसा है, असमान है। क्यों असमान है, क्योंकि कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं झीलें, कहीं मरुस्थल, समझ में आ गया, कहीं पठारी भाग, कहीं तटीय मैदान और कहीं द्वीप समूह मालाएं पाई जाती हैं। इसलिए भारत का धरातल जो है सर्वत्र क्या है बेटा, समान नहीं है। कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। तो इस चीज़ का अध्ययन बराबर भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाएगा, भू आकृतिक विज्ञान के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में अगला देखना बेटा, भूगोल की शाखा बराबर आएगा, इसको कहेंगे अपन बेटा मौसम विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा, मौसम विज्ञान। इसके बाद में अगली मैं आपको एक बार शाखा निकाल देता हूँ, अगली बराबर बनेगी बेटा जलवायु विज्ञान। कौन सा बनेगा बेटा, जलवायु विज्ञान। उसके बाद में चौथी उपशाखा निकालें तो बन जाती है बेटा हिमानी, हिमानी विज्ञान। कौन सी बन गई बेटा, हिमानी विज्ञान। पांचवा निकालें तो बन जाता है बेटा समुद्र विज्ञान। कौन सा बन जाता है, समुद्र विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में अगली छठवीं शाखा निकालें तो बन जाता है बेटा मृदा भूगोल। कौन सा बन जाता है बेटा, मृदा भूगोल। कौन सा बन गया, मृदा भूगोल। बना लिया यहाँ तक। आगे एक और निकाल देता हूँ बेटा, इसी की उपशाखाओं में एक और साथ भी निकालोगे आप, 7वां पॉइंट बराबर बना देना बेटा जैव भूगोल। कौन सा बना देना, जैव भूगोल, ठीक है। देखिए बेटा, तो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं में यहाँ धरातल का जो स्वरूप है वो कैसा है बेटा, सर्वत्र समान नहीं है, सर्वत्र कैसा है, असमान है। तो धरातल के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, धरातल की बनावट का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा के अंदर, कौन सी उपशाखा के अंदर, निकाल देना बेटा भू आकृतिक विज्ञान के अंदर। मौसम, कभी कभी प्रश्न आ भी जाता है 11th में एग्जाम के अंदर कि मौसम और जलवायु में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शायद एक दिन क्लास में बताया भी था कि मौसम की परिभाषा आपको क्या निकालनी है बेटा, कि मौसम जो होता है याद रखना बेटा वायुमंडल की, काय के बेटा, वायुमंडल की, है ना, कैसी कालीन, वायुमंडल की, याद रखना बेटा अल्पकालीन, कैसे कालीन, वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों को, समझ में आ गया। और वायुमंडल की मैंने बोल दिया है, चाहे ब्लैक बोर्ड पे आपको वहाँ तक पीछे दिख नहीं रहा हुआ ना, लेकिन मौसम की परिभाषा क्या बनेगी कि वायुमंडल की कैसी कालीन, अल्पकालीन, ठीक है। तो वायुमंडल की अल्पकालीन काय को बेटा, परिस्थितियों को, समझ में आ गया, क्या कहा जाता है बेटा, मौसम कहा जाता है। जैसे वर्षा हो रही है, अब लगभग मानो आप एट ए टाइम वर्षा हो रही है, वर्षा के बाद में थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मौसम ऑटोमेटिकली इतना साफ हो जाएगा कि धूप निकल के आ जाएगी। उसके बाद में कुछ देर बाद में ऐसा लगेगा कि बादल घिरकर आने लगे हैं और फिर दोबारा से काय का मौसम हो गया, बरसात का मौसम हो गया है, यानी कि वर्षा आने वाली है। तो मौसम जो होता है वो अल्प समय में ही क्या होने वाला होता है, परिवर्तित होने वाला होता है। इसलिए आपने बेटा वायुमंडल की अल्पकालीन परिस्थितियों को क्या कहा गया है, मौसम कहा गया है। जबकि जलवायु की परिभाषा क्या होती है, देखना बेटा कि जलवायु किसे कहते हैं, है ना। अब जलवायु का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल की, अब अल्पकालीन की जगह कर देना दीर्घकालीन, ठीक है ना। तो वायुमंडल की, काय की बेटा, वायुमंडल की, याद रखना बेटा दीर्घकालीन, कौन सी कालीन, वायुमंडल की दीर्घकालीन, ठीक है।
और वायुमंडल की, याद रखना बेटा, दीर्घकालीन काई को परिस्थितियों को, काई को बेटा, वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है ना। तो वायुमंडल की, याद रखना बेटा, दीर्घकालीन परिस्थितियों को जलवायु क्या कहा जाता है बेटा, जलवायु कहा जाता है। अब दीर्घकालीन का मतलब इधर देखना बेटा, जैसे अब बात करूं मैं बेटा, सपोज कीजिए जैसे चल रही है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, क्या चल रही है, ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु से अगर हमें पहुंचना है बराबर कहाँ पे, शीत ऋतु पर। कहाँ पहुंचना है, शीत ऋतु पर पहुंचना है। तो ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबी अवधि का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। इसलिए रखना बेटा, वायुमंडल की दीर्घकालीन परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में जलवायु विज्ञान, हिमानी विज्ञान, बर्फीले क्षेत्रों का या हिम से ढके हुए क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों का ही अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान, समुद्रों एवं महासागरों का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल का मतलब भूगोल कितने प्रकार की पाई जाती हैं, लगभग सभी प्रकार की मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। और जैव भूगोल के अंदर आप जानते हैं बेटा, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े आकार का जो जीव पाया जाता है, इन सभी प्रकार की जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है भूगोल की कौन सी उपशाखा में, जैव भूगोल की जो शाखा है उसके अंतर्गत। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक उतार लेना। मैंने आपको प्रश्न क्या बनाया कि परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और दोनों ही याद रखना बेटा शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में अलग चीज़ें निकल के आती हैं और भौतिक भूगोल में अलग चीज़ें निकल कर आती हैं। अगला प्रश्न आप ये भी बना लेना कि भौतिक भूगोल की बराबर प्रमुख क्या बतलाइए, उपशाखाएं बतलाइए, तो ये उतार देना इधर। ठीक है। भूआकृतिक विज्ञान से लेकर जैव भूगोल तक आ गया। जबकि इधर भी ऐसे ही प्रश्न बनाना कि बेटा मानव भूगोल की बराबर क्या बतलाइए, उपशाखाएं बतलाइए, तो सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। समझ में आ गया। ठीक है बेटा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास जो है बेटा, आज हम आपके लिए, है ना, आपकी क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए अगली वीडियो फिर लेकर आते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी का जो एक सामान्य परिचय हमारा आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसके बाद बेटा आपके लिए चैप्टर ही लेके आएंगे, 11th क्लास का जो आपका चैप्टर है, समझ में आ गया, वही चैप्टर लेके आएंगे, आपका सिलेबस का चैप्टर लेके आएंगे बेटा। ठीक है। शीघ्र आते हैं बेटा आपके लिए अगली वीडियो लेकर भी, है ना बेटा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ठीक है बेटा। ऑनलाइन जो है बेटा अपना होमवर्क पूरा करके रखें घर पे। ठीक है बेटा। टेक केयर।